भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई रहनुमा मीडिया से मुखातिब हैं। हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी ज़रूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, मरियम नवाज की हुकूमत में, उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। अवाम की अदालत में वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीक़ाकार है, एक मजबूत हुकूमत, वजीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वजीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। हम ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असेंबली में। इसका मकसद यही होगा कि हम आवाम को और बैरूनी दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फस्तायत का, जो जुल्म व जबर का दौर शुरू हुआ है 2 साल से, उसमें हमारे हरदल अजीज, पाकिस्तानियों के हरदल अजीज लीडर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सियासी केसेस की बुनियाद पर कैद में रखा हुआ है। उनकी रिहाई के लिए ये पूरी पार्टी, बल्कि उनकी रिहाई और उसके साथ साथ मुल्क में जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, जिसमें खवातीन हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, उनकी रिहाई के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी जाएगी जब तक कि ये बेसाखियों पे खड़ी हुकूमत, ये नाहल टोला जिसके दिफा के लिए DGISPR को आना पड़ता है, तो ऐसी हुकूमत इस मुल्क के गंभीर मसाइल, इस मुल्क में जिस तरह से महंगाई झोंक दिया है पाकिस्तान के अवाम को, बिजली के बिल उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा जा रहा है, लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। ऊपर से इस किस्म की फस्तायत ने मजीद मुल्क को एक ऐसे माहौल में खड़ा किया है जिसमें न तो तरक्की मुमकिन है, ना उसमें अमन मुमकिन है, क्योंकि जूं बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी अमन व अमा की सिचुएशन खराब होती जाएगी। और जुम्मे का जो प्रोटेस्ट है, हमारी पाकिस्तान के लेवल पे हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारे इत्तेहादी, हमारी तहरीक इंसाफ की पार्टी, हमने इस जुम्मे को बादस नमाज को एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी है। तो आवाम से उसमें पीसफुल एहतजाज, हमारा जिस तरह के हम ये कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल है, इससे न किसी को कोई ज़रर है, न किसी को कोई तकलीफ पहुंच रही है, ये अलामती चीज़ें हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है तो पुरअमन लाखों के जलसे किए हैं, एक गमला नहीं टूटा। और इंशाअल्लाह हमारा जो एहतजाज, आने वाले एहतजाज भी होंगे, वो पुरअमन होंगे, वो कानून और आइन के दायरे में होंगे, लेकिन होंगे पूरे जोर शोर से, पूरे जोश और जज्बे से और पूरे ईमानदारी के साथ। इसलिए आप सबसे शिरकत की इस्तदा है। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 बातें करूँगा। नंबर 1, जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीन आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं।
اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا، حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی۔ تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی یہ جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے۔ جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا، جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا، جس سے آٹا گھی دال سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا، اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا۔ آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے، اور کیا چاہ رہے تھے، اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے۔ ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے، یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل فیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجر سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے۔ میں ایک سیکنڈ کر دوں گی پھر آپ کر لیں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں، میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ورڈز ڈی جی آئی ایس پی آر کے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ ایف آئی آرز ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، انہیں اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا۔ یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں
इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, महज़ब तरीक़ाकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आईनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर राइज है। देखें, इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है। किन के खिलाफ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज करने वालों के खिलाफ है। मुल्क को बदतरीन सियासी बहरान अथवा दलदल में डालने वालों के खिलाफ है। माशी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज करने वालों का है। माशी तौर पर मुल्क को अगयार के हाथों में बेच देने वालों के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर जो सोशली और सिक्योरिटी, अमन अमान के हवाले से जो इस वक्त तबाही बर्बादी हो रही है और खतरनाक किस्म के साए मंडला रहे हमारे वतन के ऊपर, इसकी तबाही बर्बादी के, इनके खिलाफ है कि जो उनको काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे और जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर ये धंसे हुए हैं। लिहाजा ये हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारी नस्लों के फ्यूचर के लिए है। लिहाजा मैं अपने जवानों से कहूंगा, तुम हमारा फ्यूचर हो, तुम्हें मैदान में निकल, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इस जुल्म सितम के खिलाफ, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजीद जंगों में धकेलने के खिलाफ, जो ये प्लान किए हुए कि पाकिस्तान के अंदर जंगे लेके आना चाहते हैं, बातचीत नहीं करने चाहते, जंगे लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना होगा जवानों। आइंदा जो आने वाला जुम्मा है हम सब ने निकलना है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो भूख हड़ताल है मुझे उम्मीद है एक मूवमेंट की शक्ल में ढलेगी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अजीम मूवमेंट होगी ये भूख हड़ताल की मूवमेंट। और जुम्मा जो आने वाला है, मैं अपने तमाम दोस्तों को, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो टीचर हैं, जो भी जिस जिंदगी के शोबे से तल्लक रखते हैं, अब हम सारे इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं। इमरान खान हम सब की उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, वो पाकिस्तान को बचा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम उसको मानते हैं और किसी को नहीं मानते। 90% से ज्यादा अवाम, वो पाकिस्तानियों को एक कौम बना सकता है, पाकिस्तान के बुरानों से निकाल सकता है। हम उसके साथ हैं और इस राह में इंशाअल्लाह आखिर तक खड़े हैं। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान में सब पाकिस्तानियों को, अपने सब दोस्तों को से कहता हूं कि जुम्मे के दिन, नमाज जुम्मा के बाद आपने पुरअमन एहतजाज करना है। मुल्क के अंदर नाइंसाफी के, मजदूरों के हक के लिए, बेरोजगारों के हक के लिए, महंगाई की चक्की में जो पिसे उनके हक के लिए, वो जो जेलों में बेगुनाह है उन कैदियों के लिए। इमरान खान साहब का बेगुनाह जेल में जाना हमें मुतवज्जो करते गए। हर बेगुनाह कैदी जो जेलों में है हम उसको आजाद कराएंगे, हम उसके हुकूक की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ, ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहां ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहां नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। बात सुन ले, एक मिनट, आखिरी बात सुन ले प्लीज, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूं कि निकलें बाहर, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूं पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे और इस हारे हुए लश्कर को जो अवाम से लड़ना चाहता है, इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। क्या अश्योरेंस दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला आपने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया था? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहां तक लॉजेस का ताल्लुक है इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।
9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तनसीबात पर हमले हुए, एयरफोर्स के तैयारों को आग लगाई गई, कोर कमांडर्स हाउस जलाए गए, शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना हुआ था जहां रियासत पर हमले और पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी जाती रही। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। कराची में समंदर में नहाते हुए 9 अफराद डूब गए, 4 वापस न आ सके। डूब कर जाँ बहक होने वालों में खातून भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हॉक्स पे टर्टल बीच के करीब खातून समेत 6 अफराद समंदर में डूबे, 4 को बचा लिया गया। लियाकताबाद से पिकनिक पर आने वाले राशिद, नौरीन और अस्मा जाँ बहक हो गए। सी व्यू पर 3 अफराद नहाते हुए डूबे जिनमें से एक नौजवान दानिश जाँ बहक हुआ। नौजवान का ताल्लुक सुल्तानाबाद से। हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलन बात कर लेते हैं। अदनान, कहिएगा लियाकताबाद का खानदान भी इसमें शामिल है, एक ही खानदान के कितने लोग गए थे और कितने डूबे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि कराची के मुख्तलिफ साहिली मकामात 9 अफराद के डूबने का वाक़या पेश आया था। वाक़े की इतला पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को तलब किया गया और गोताखोरों की मदद से 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था, जबकि डूब कर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। जाँ बहक अफराद की लाशों को भी फौरी तौर पर अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस हुकाम का बताना है कि हॉक्स बे टर्टल बीच पर लियाकताबाद गुज्जर नाले की करीबी रिहायशी फैमिली थी। पिकनिक बनाने के लिए हॉक्स बे गए थे, जिसमें से फैमिली के कुछ अफराद जो है वो समंदर पर नहाने के लिए गए थे, तो ऊंची लहरों में फंसकर 6 अफराद फंस गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों के गोताखोरों को तलब किया गया था। 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। खातून समेत 2 अफराद जो हैं वो डूब कर जाँ बहक हो गए थे। खातून की जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त नौरीन और जो शख्स जो डूबा था उसकी शनाख्त अरशद के नाम से की गई थी, जबकि दूसरा जो वाकया है वो सीवीओ चंकी मंकी के करीब पेश आया था। 3 दोस्त ने जो सीवीओ पर नहाने के लिए साहिल समंदर पर पहुंचे थे, तीनों अफराद डूबे। वाकये की इतला पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों को तलब किया गया, जिसमें से 2 अफराद को तो निकाल लिया गया था, जबकि एक जो शख्स था उन 3 अफराद में से वो भी। अच्छा अदनान, ये तो जो वाकयात हैं मजमूई तौर पर इसकी तफसील आप बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाबंदी आयद है इंतजामिया की तरफ से, तो यहाँ रोक टोक के लिए भी कोई था या सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है पाबंदी की जो कि मौजूद है और उस पर अमल नहीं हो रहा? अदनान, आप सुन पा रहे हैं? अदनान गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकयात कराची में पेश आए हैं जिसकी तफसील अदनान बता रहे थे। समंदर में नहाने पर पाबंदी है, लेकिन इस सब के बावजूद जो फैमिलीज यहाँ पर जा रही हैं वो पानी में जाती हैं। पुलिस भी नजर आ रही है वाकये के बाद, लेकिन इस वाकये के हो जाने से पहले क्या यहाँ पर इन फैमिलीज को, इन बच्चों को, इन खवातीन को कोई रोकने के लिए मौजूद होता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। और सिंध में तमाम स्कूल्स की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध का मौसम के पेश नजर स्कूल्स की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला सामने आया है। संजय साधवानी से तफसीलात जानते हैं, बताइए संजय। तालीम सिंध की जानिब से सिंध भर में जो तालीमी साल है उसको भी आगे बढ़ाया गया है और छुट्टियों में इजाफा किया गया है। मौसम की गर्मी और शदीद गर्मियों के पेश नजर महकमा तालीम सिंध की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो स्कूल 1 अगस्त से खुलने से उसे बढ़ाकर अब इन स्कूल्स को 14 अगस्त के बाद खोलने का फैसला किया गया है। सिंध भर के सरकारी वो निजी तालीमी इदारे जो जिसमें स्कूल प्राइवेट और सरकारी शामिल हैं, उन्हें जो है वो उनमें छुट्टियां की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा तालीम सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब जो सिंध भर में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो 14 अगस्त तक होंगी, जिसके बाद जो है वो तालीमी साल का आगाज होगा। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि इस दौरान 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं वो निजी व सरकारी स्कूलों में होंगी, लेकिन जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल रहेंगी। ठीक है, मौसम के पेश नजर स्कूल्स की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है सिंध में। अपडेट कर रहे थे आप संजय साधवानी, शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में हब्स के बाद हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ जिसकी नकासी कर दी गई।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی وقفے سے بارش، نالہ لئی اور اطراف کے علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ گجرات میں بارش کے بعد مرکزی سڑک ڈوب گئی، بارش کے بعد نکاسی آب نہ ہونے سے ڈسکا وینس بن گیا۔ روز انتہائی گرمی والا موسم تھا، رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ آج صبح سے لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ لو لائنگ ایریا میں پانی بھی کھڑا ہو گیا، تاہم واسا حکام نے فوری طور پر وہ پانی نکال دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت گرد و نواح کے علاقے میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث گزشتہ چند روز سے جاری حبس اور گرمی کا جو شدت تھا وہ زور ٹوٹ گیا ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث الرٹ جاری کیا گیا ہے، واسا کی جانب سے رین ایمرجنسی ہے۔ نشیبی علاقوں میں جو خصوصی طور پر ندی نالے ہیں وہاں پہ 144 کا نفاذ ہے اور کسی کو نہانے کی یا اس جانب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نالہ لئی اور اس کے اطراف میں بھی الرٹ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وزیر آباد شہر، احمد نگر اور سودرا میں بھی بادل برسے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام علاقوں کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ 22 سے 25 تاریخ کے درمیان تک محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشین گوئی بھی کی ہے۔ میں کچہری چوک گجرات کے اس مین مرکز میں موجود ہوں، جہاں میرے پیچھے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے، اس کے ساتھ کمشنر آفس ہے، اس کے ساتھ جی پی او آفس ہے، میرے دائیں جانب سیشن کورٹ ہے، بائیں جانب ضلع کچہری ہے۔ مصروف ترین علاقہ ہے جہاں پر 1 سے 2 فٹ پانی ہے۔ جو ہم آگے جائیں گے پانی بڑھتا جائے گا۔ جیل چوک جو علاقہ ہے وہاں 3 فٹ تک پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ گجرات کا کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پر پانی نہ ہو۔ مسلم بازار میں پانی چلا گیا، اسلامیہ اسکول کے ملکہ علاقوں میں پانی، فتو پورہ میں پانی ہے، قمر سیلوی روڈ پر پانی ہے، گلبرگ کالونی، شادمان کی حالت اتنی بری ہے کہ وہاں پر لوگوں کی گاڑیاں تک تیرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کا شہر آج وینس سے بالکل کم نہیں ہے، پیرس کی جناب آج رونقیں لگی ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن بازار گندگی سے بھر جاتے ہیں۔ شہر کے مصروف بازار بولٹن مارکیٹ کا حال بھی شدید خراب ہے۔ دکاندار اور خریدار کس طرح کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر سے پریشان ہیں، یہ جانتے ہیں روحا فاطمہ کی اس رپورٹ سے۔ ہول سیل سامان کا سب سے بڑا مرکز بولٹن مارکیٹ، جہاں ملک بھر سے ہزاروں افراد خریداری کے لیے آتے ہیں۔ کچھ دیر کی مونسون بارشوں نے یہاں کی سڑکوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جگہ جگہ جمع کچرے سے دکاندار خریدار بھی پریشان ہیں۔ کل کی بارش سے یہ گند ہویا ہوا ہے، بندہ کون آئے گا؟ ایسے گند میں نہیں آتا ہے لوگ کہ کیچڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں بھر جاتا ہے، لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، جدھر جاؤ جس گلی میں جاؤ گٹر بہ رہے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سڑکوں کی بری حالت ہے، اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرواتے ہیں۔ کافی رش ہوتی ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ابھی یہ بارش ہوئی ہے تو یہ بہت پریشانی ہو رہی ہے ہمارے کو بھی، دکانداروں کو بھی۔ بازار کی سڑکوں پر جمع یہ کچرا اور گندگی نہ صرف تعفن پھیلا رہے ہیں، بلکہ یہاں سے گزرنے والوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرا سی دیر جل تھل کے بعد کراچی کی مشہور بولٹن مارکیٹ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ کسٹمرز یہاں آنے سے کتراتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔